बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 3 है और इस लेक्चर में हम अरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट्स को डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत मरतबा क्वेश्चन आए हैं, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि अगर ये एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम अरिस्टोटल का बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। अरिस्टोटल was born in 384 at Stegra in Macedonia. He was a Greek philosopher and he shares his philosophy with Plato and Socrates. Aristotle studied at Plato's academy and was a famous pupil of Plato, moved to Pella, the Macedonian capital, and became tutor of the king's son Alexander. मैसिडोनिया में अरिस्टोटल पैदा हुआ और ये इसका जो ज़माना है, पीरियड है 384 से लेके 322 BC का, ये प्लेटो के बाद बनता है और ये प्लेटो का स्टूडेंट रहा है और प्लेटो इसका टीचर रहा है। इसने प्लेटो की एकेडमी में पढ़ा और बहुत से इश्यूज़ पे ये प्लेटो के हम ख्याल था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के ऊपर ये उससे इख्तलाफ भी रखता था। ये मैसिडोनियन कैपिटल पेला में गया और उस पर जो उस वक़्त का किंग था उसका बेटा अलेक्जेंडर, ये उस अलेक्जेंडर का ट्यूटर के तौर पर इसने काम किया। When Alexander became king, Aristotle returned to Athens and established his own school, the Lyceum. Wrote his famous book, Politics, more practical in his approach about state. जो अरिस्टोटल की फ़िलॉसफी है, इसको हम कहते हैं कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है इसकी टूवर्ड्स द स्टेट, और इसने चीज़ों को एक रियलिटी के साथ देखा है। और इसका अगर कंपैरिजन करें विद प्लेटो, प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वो एक आइडियलिस्ट था, लेकिन अरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है कि इसकी अप्रोच जो थी वो रियलिस्टिक थी और इसकी अप्रोच प्रैक्टिकल थी। इसकी सबसे पहले जो फिलॉसफी है दैट इज ओरिजिन ऑफ द स्टेट, देन इज कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, इज थॉट्स अबाउट एजुकेशन, इज फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट। तो ये सारी फिलॉसफीज जो हैं ये अरिस्टोटल की हैं और इसमें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ओरिजिन ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑन एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट, ये इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी है या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है या कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये गो थ्रू करना है ताकि आपको पता चल जाए कि अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के बारे में क्या थे। जिन चीज़ों पे फोकस करना है आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ओरिजिन ऑफ स्टेट, फॉर्म ऑफ स्टेट एंड आइडियल स्टेट, ये एक ही लड़ी की तीन चीज़ें हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और कभी कभार इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर भी आता है। तो आज की प्रेजेंटेशन में ये तमाम चीज़ें कवर की गई हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने जहन नशीन करना है। ओरिजिन ऑफ स्टेट से हम शुरू करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में अरिस्टोटल ने 5 ये इसके हेडिंग्स हैं जिसके तहत उसने इसको डिस्कस किया है। एक, मैन के बारे में उसने कहा कि सोशल एनिमल है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर उसकी बेसिक नीड्स हैं जिसने उनको एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाने पे मजबूर किया और इस एसोसिएशन के नतीजे में फैमिली का कॉन्सेप्ट आया और फैमिली से फिर विलेज और ट्राइब्स बने और ट्राइब्स और विलेजेस ने मिलकर फिर स्टेट बनाई। तो जो बेसिक क्रक्स है ओरिजिन ऑफ स्टेट का अरिस्टोटल का, वो ये है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल और ये बगैर एसोसिएशन के नहीं रह सकता, और इस एसोसिएशन ने उसको कंपेल किया कि वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए फैमिलीज बनाए, विलेजेस बनाए, ट्राइब्स बनाए और फिर उसके ऊपर वो स्टेट बनाए। तो अरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट का बनना एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एवोल्यूशन से मार्ज वजूद में आई है। तो अब हम देखते हैं कि उसने डिटेल में इन चीज़ों को कैसे डिस्कस किया है। सबसे पहले अरिस्टोटल कहता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल।
मैन सोशल एनिमल है, मैन इज सोशल एनिमल एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ है बिकॉज ऑफ इज सिविलाइज्ड नेचर और नेचर ऑफ गोइंग फ्रॉम गुड टू बेटर एंड फ्रॉम बेटर टू बेस्ट। ये दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ है इसलिए कि इसके अंदर शऊर है, इसके अंदर रीज़न है, इसके अंदर अकल है और ये एक सिविलाइज्ड ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और इस सिविलाइज्ड ज़िंदगी के तहत वो हमेशा बेहतरी की तरफ सफ़र करता है, वो गुड से बेटर की तरफ और बेटर से बेस्ट की तरफ जाता है। वो हमेशा बेस्ट की तलाश में रहता है और अपनी लाइफ को डे बाय डे ग्रेजुअली वो सिविलाइज्ड करता रहता है। तो उसने इंसान को सोशल एनिमल कहा और ये कहा कि वो बाकी एनिमल्स से मुख्तलिफ है क्योंकि बाकी एनिमल्स के अंदर तरक्की का सफ़र नहीं है, डेवलपमेंट का सफ़र नहीं है। वो जहां पे हैं, जिस स्टेज पे हैं उसी स्टेज पे रहते हैं, उसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होता। ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशनरी है, वो हमेशा अच्छाई की तलाश में रहता है, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ जाता है। फिर दूसरा पॉइंट उसने ये कहा कि उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं और उस बेसिक नीड्स में men prefer to live with others to get various basic needs that cannot be achieved lonely। बहुत सी उसकी नीड्स ऐसी हैं जिनको वो अलग से या अलहदगी में या अपने आप वो पूरी नहीं कर सकता, तो उसको उन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं और वो फिर दूसरों की एसोसिएशन में रहना पड़ता है ताकि उसकी वो नीड्स पूरी हो जाएं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी बेसिक नीड्स ना हो, तो अपनी बेसिक नीड्स कोई भी शख्स अकेले में कभी पूरी नहीं कर सकता, उसको अपनी नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और ये डिपेंडेंसी उसकी दूसरों के ऊपर जो है ये उसको एक दूसरे के करीब ले आती है, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाती है, वो मिलजुल कर फिर रहना शुरू होते हैं ताकि एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते रहे। इस एसोसिएशन ने उसको फिर मजबूर किया कि वो एक इंस्टीट्यूशन बनाए और वो इंस्टीट्यूशन उसने फैमिली का बनाया। पहला इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया दैट वाज ऑफ फैमिली। मैन, विमेन, मास्टर एंड स्लेव केम टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फैमिली वाज फॉर्म्ड। तो ये क्लोज एसोसिएशन जब हुई उसकी मैन की और विमेन की, तो वहां से एक इंस्टीट्यूशन बना जो बेसिक इंस्टीट्यूशन जिसको कहा जाता है, फर्स्ट एंड द बेसिक इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमैनिटी का है, दैट इज द फैमिली। Village and tribe. Family increased that formed village and tribe to solve greater needs. कुछ नीड्स ह्यूमैनिटी की ऐसी थी जो फैमिली में पूरी हो जाती थी, लेकिन कुछ नीड्स ऐसी थी जो फैमिली पूरी नहीं कर सकती थी, उनको फिर दूसरी फैमिलीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो इन नीड्स के लिए फिर विलेजेस बने और विलेजेस बड़े होकर फिर ट्राइब्स बन गए और कुछ नीड्स ऐसी थी जो फिर वो ट्राइब के लेवल पे उनकी पूरी होती थी। तो बेसिक नीड्स ने फैमिली को फिर जब एक्सपैंड हुई तो वो विलेजेस बन गए और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आती है जब स्टेट मार्ज वजूद में आती है। ट्राइब्स एंड विलेजेस यूनाइटेड इन अ सिंगल एंड अ ग्रेटर इंस्टीट्यूशन द स्टेट। तो कबीलों ने और विलेजेस ने मिलके एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट वो स्टेट बन गई। स्टेट इज अ मैग्निफाइड यूजफुल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन comprised of different types of people where people are welded by nature, by habit and by need। तो स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर, देयर हैबिट्स एंड बाय देयर नीड्स। तो स्टेट उनको बाउंड रखती है एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ द नेचर, देयर हैबिट्स एंड देयर नीड्स। तो एक स्टेट जो है वो एक मैग्निफाइड इंस्टीट्यूशन बन गया और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो स्टेट के नीचे फिर काम करते हैं और स्टेट हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है। अरिस्टोटल बिलीव्ड इन एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो अरिस्टोटल के नज़दीक जब स्टेट्स बनती हैं तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए बनती हैं, हिस्टोरिकल प्रोसेस के जरिए बनती हैं। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है एवोल्यूशन की। स्टेट एक दिन में नहीं बनी थी, स्टेट को बनने में काफ़ी टाइम लगा था। जब ह्यूमैनिटी एवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए तरक्की करती गई तो जो लास्ट इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया वो फिर स्टेट थी। उससे पहले वो फैमिली का इंस्टीट्यूशन बना चुके थे, वो विलेज का इंस्टीट्यूशन बना चुके थे, वो ट्राइब का इंस्टीट्यूशन बना चुके थे। तो आखिर में जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया ये स्टेट थी और ये एवोल्यूशन के डिफरेंट प्रोसेस के जरिए बनी है, तो ये यकमुश्त नहीं बन गई थी। तो अरिस्टोटल इस स्कूल ऑफ थॉट का है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है ये एवोल्यूशन से हुआ है।
Man as a civilized individual cannot survive without state, and if one claims, then it means he is not from human being, he is nationless, lawless and homeless. तो अरिस्टोटल कहता है कि ह्यूमैनिटी की सिविलाइजेशन के लिए स्टेट का होना जरूरी है, और अगर कोई ये दावा करता है कि उसको स्टेट की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक इंडिविजुअल और सिविलाइज्ड लाइफ गुजारना नहीं चाहता। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि उसको स्टेट की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है अरिस्टोटल के नज़दीक कि वो एक सिविलाइज्ड जिंदगी गुजारना नहीं चाहता, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग की नीड है स्टेट का होना। अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है, तो इसके दो ही मतलब हैं कि या तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग से कोई ऊपर वाली चीज है, या वो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमैनिटी से नीचे वाली कोई चीज है। तो अरिस्टोटल उसको हैवान कहता है। जो शख्स कहता है कि मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है, वो ह्यूमैनिटी से बहुत निचले दर्जे का जो क्रिएचर है, और वो उसको इंसान तस्लीम नहीं करता। वो नेशनलेस है और वो होमलेस है, ना उसका कोई होम है ना उसकी कोई नेशन है। तो इसलिए स्टेट एक ऐसी एनवायरनमेंट पैदा करती है जिसमें इंडिविजुअल्स एक सिविलाइज्ड लाइफ गुजार सकें, तो ये उसकी नीड्स बन जाती है। अब उसकी नेचर के बारे में, स्टेट की नेचर के बारे में अरिस्टोटल कहता है कि ग्रोथ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स इज नेचुरल एंड एवोल्यूशनरी। तमाम जानवर जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो नेचुरल है और वो एवोल्यूशनरी भी है। दे डेवलप फ्रॉम सिंगल एंड सिंगल टू कॉम्प्लेक्स थ्रू स्टेप वाइज प्रोग्रेस। और वो पहले एक होते हैं, फिर एक से वो दो होते हैं, फिर चार होते हैं, फिर इस तरह उनका कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, और वो इसी तरह स्टेप वाइज वो प्रोग्रेस करते हैं। सिमिलरली स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एन एवोल्यूशन। जिस तरह इंसान या हैवान एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से परवरिश पाते हैं, इसी तरीके से वो कहता है कि स्टेट भी रिजेंबल करती है विद द सेम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। स्टेट भी इसी तरह एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से क्रिएट होती है। स्टेट इज लाइक एन इंडिविजुअल। अरिस्टोटल उसका कंपैरिजन इंडिविजुअल से करता है। जिस तरीके से इंडिविजुअल पैदा होता है, ग्रो करता है, और उसी तरीके से स्टेट्स जो हैं वो बनती हैं और ग्रो करती हैं। इंडिविजुअल हैज अ बॉडी which is made of certain organs like head, arms, legs and face। जिस तरह इंडिविजुअल एक बॉडी रखता है, उस बॉडी के आगे ऑर्गन्स हैं, जिसके अंदर हेड है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, फेस है, और बाकी उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। सिमिलरली इन द सेम वे स्टेट इज अ बॉडी एंड इंडिविजुअल्स आर इट्स ऑर्गन्स। इसी तरह स्टेट भी एक बॉडी है, और जिस तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इसी तरह स्टेट के भी ऑर्गन्स हैं, और जितने बाशिंदे या सिटीजन उस स्टेट के अंदर रहते हैं, बेसिकली अरिस्टोटल कहता है वो उस स्टेट के ऑर्गन्स हैं। तो कहने का मतलब अरिस्टोटल का ये है कि स्टेट एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए वजूद में आती है, और इसकी मुमासलत उसने इंडिविजुअल के साथ दी है कि जिस तरह इंडिविजुअल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उसी तरह एक स्टेट के भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। Aristotle does not like too much state interference in the affairs of its citizens and give certain liberties and rights to individuals। अब वो जो स्टेट की नेचर देखता है अरिस्टोटल, वो कहता है कि स्टेट को लोगों की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, लोगों की लिबर्टीज़ के अंदर और उनके राइट्स के अंदर ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और स्टेट को लोगों के राइट्स और लिबर्टीज़ उनको इंश्योर करनी चाहिए। अरिस्टोटल सीज हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। अब अरिस्टोटल कहता है कि जिन स्टेट्स के अंदर ये रिलेशनशिप हार्मोनियस हो बिटवीन स्टेट एंड द इंडिविजुअल, वो स्टेट्स डेवलप करती हैं, वो प्रोग्रेस करती हैं। और एक आइडियल सिचुएशन में अरिस्टोटल ये देखता है कि ये ताल्लुक बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ये हार्मोनियस होना चाहिए। दे शुड लिव इन हार्मनी। द सिविलाइज्ड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली एंड रीचेस इट्स टॉप इन द फॉर्म ऑफ स्टेट। तो इंडिविजुअल के लिए जो उसका सिविलाइजेशन का सफ़र है, वो बेसिकली उसकी फैमिली से शुरू होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जहाँ उसके माँ बाप हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं,
उसको एनेबल करते हैं कि वो लाइफ में आगे चल के अपने लिए कोई चीज़ कर सके, कोई अपने लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके उसको देते हैं ताकि वो लाइफ में एक्सेल कर सके। तो बेसिक यूनिट वो कहता है कि फैमिली है, और यहीं से इंडिविजुअल की सिविलाइज्ड लाइफ का सफ़र शुरू होता है और आखिर में ये कल्मिनेट होता है ऑन दी जाके स्टेट विच इज़ द सुपर मोस्ट इंस्टीट्यूशन। उसमें वो मिसाल देता है उसकी, जैसे एक दरख्त है और वो दरख्त जो है वो उसका जब जो निकलता है, नया नया बनता है, तो उसकी कोंपलें निकलती हैं, तो फिर उसके बाद उसकी ट्रंक बनती है, फिर उसकी ब्रांचेस बनती हैं और अल्टीमेटली वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। सिमिलरली वो कहता है कि इंडिविजुअल भी इसी तरह ही होता है कि वो पैदा होता है, फैमिली में ग्रो करता है और फिर उसकी पीक ये है कि वो टॉप पे पहुंचता है और स्टेट जो है उसको संभालता है। तो इस तरीके से वो मुमासलत देता है इसके ह्यूमन सिविलाइजेशन की विद द ग्रोथ ऑफ ए ट्री। स्टेट इज अ नेचुरल नीड ऑफ ह्यूमन अपलिफ्ट, सो मेयर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग। अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट ने बहुत से काम करने हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं स्टेट की, स्टेट ने बहुत कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स द ह्यूमन लाइफ, तो इसलिए इसका सिर्फ ह्यूमन की ये नेचुरल नीड नहीं है बल्कि स्टेट की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। सो मेयर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग। सिर्फ स्टेट का बन जाना काफी नहीं है। अगर वो स्टेट बन गई है और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही तो वो कहता है कि ये फिर काफी नहीं है। स्टेट बने और बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियां अदा करे तो ये उसको, उस वाली को ये स्टेट मानता है। इट इज इन नीड ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन नीड्स क्या है? पीस। ह्यूमन नीड्स क्या है? हैप्पीनेस। ह्यूमन नीड्स क्या है? डेवलपमेंट। ये चीजें स्टेट ने उसको देनी है, स्टेट ने उसको पीस देना है, स्टेट ने उसको हैप्पीनेस देनी है, स्टेट ने ऐसी एनवायरनमेंट पैदा करनी है जिसके अंदर वो एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ गुजार सके, जिसमें वो एक्सेल कर सके, जिसमें वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करके तरक्की की मनाजिल तय कर सके। तो ये काम स्टेट का है। इन ऑल फैमिलीज, village and tribe, an elder is to run the affairs and he is followed and obeyed by the youngsters। वो मिसाल देता है कि हर फैमिली का एक हेड होता है, हर विलेज का एक हेड होता है, हर ट्राइब का एक हेड होता है और उस फैमिली के तमाम लोग अपने फैमिली हेड की बातों को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको ओबे करते हैं। इसी तरीके से एक विलेज हेड होता है, उस विलेज के रहने वाले उस विलेज हेड को ओबे करते हैं और उसकी बात मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली इसी तरह एक ट्राइब हेड होता है और उस ट्राइब के तमाम लोग अपने ट्राइब हेड को ओबे करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसके तहत हमारी तमाम लाइफ जो है वो चलती है। तो अरिस्टोटल कहता है इसी तरीके से एक स्टेट लेवल के ऊपर ऑल इट्स अफेयर्स आर डेल्ट बाय अ सॉवरेन असिस्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे फैमिली में फैमिली हेड जो है वो सारे इंतजाम करता है, ट्राइब में ट्राइबल हेड सारे इंतजाम करता है, विलेज में विलेज हेड सारे इंतजाम करता है और लोग उसको ओबे करते हैं। इसी तरह स्टेट का जो अफेयर्स है उसको भी एक सॉवरेन चलाता है और ये सॉवरेन का अपना एक नेटवर्क होता है एडमिनिस्ट्रेशन का चलाने का, और इस नेटवर्क में बहुत से लोग सॉवरेन को असिस्ट कर रहे होते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स। द सॉवरेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट। वो कहता है कि ये सॉवरेन और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको गवर्नमेंट कहा जाता है। अरिस्टोटल के कहने का मकसद यह है कि जब स्टेट बन जाती है तो जैसे फैमिली को चलाने के लिए हेड की जरूरत होती है, विलेज को चलाने के लिए हेड की जरूरत होती है, ट्राइब को चलाने के लिए हेड की जरूरत होती है, तो इसी तरह जब स्टेट बन जाती है तो स्टेट को चलाने के लिए भी एक सॉवरेन की जरूरत होती है और ये सॉवरेन अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। अरिस्टोटल डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू वेरियस ऑर्गन्स। तो जब स्टेट बन गई, उसका सॉवरेन आ गया, तो उसमें फिर वो उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है। पहला ऑर्गन वो कहता है कि लेजिस्लेचर है, दूसरा ऑर्गन उसका एग्जीक्यूटिव्स है और तीसरा ऑर्गन उसका जुडिशरी है। तो ये हम अगली स्लाइडों पे जाके इसकी डिटेल देखें। अरिस्टोटल के नजदीक स्टेट के कुछ एम्स हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टेट बगैर एम्स के और बगैर ऑब्जेक्टिव्स के मार्ज़ वजूद में नहीं आती। तो अरिस्टोटल के नज़दीक स्टेट के जो एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें स्टेट इज़ द सुपर मोस्ट एंड टॉप ह्यूमन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ अ सॉवरेन बॉडी एंड इट वर्क्स फॉर कंफर्टिंग द सिटीजन्स। ये सबसे आला इदारा है,
ये सॉवरियन बॉडी है, ये सुपर मोस्ट टॉप ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, और इसका सबसे बड़ा काम ये है कि ये अपने सिटीजन्स को कंफर्ट दे, अपने सिटीजन्स की सहूलतों का ख्याल रखे, अपने सिटीजन्स को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और कंफर्टेबल लाइफ दे। तो सबसे बड़ा एम स्टेट का जो है वो स्टेट ऑलवेज वर्क फॉर द कंफर्ट ऑफ द सिटीजन्स। स्टेट एग्जिस्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ए परफेक्ट एंड हेल्दी लाइफ। स्टेट की एग्जिस्टेंस के बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये है कि वो अपने सिटीजन्स को एक परफेक्ट और हेल्दी लाइफ। इट प्रोवाइड्स a safe and sound environment to enable its people to use their capabilities and potentials for the common good and welfare. स्टेट का मकसद यह है कि वो अपने लोगों को एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें रहते हुए लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक और अपने पोटेंशियल्स के मुताबिक एक कॉमन गुड और अवामी अच्छाई और अवामी वेलफेयर के काम कर सके। तो स्टेट का पर्पस ऐसी सिचुएशन और ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक और अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक और अपने पोटेंशियल्स के मुताबिक स्टेट की वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकें, वो लोगों की फलाह बहबूद में कंट्रीब्यूट कर सकें, वो अपने एक्सेल कर सकें जो कुछ भी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। तो स्टेट ने ऐसी एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करनी है। अब अरिस्टोटल के नजदीक स्टेट के कुछ फंक्शंस हैं। नंबर 1, प्रोवाइड हेल्प टू द पीपल इन इकोनॉमिक बेटरमेंट। लोगों की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए इकदामात करना स्टेट के अव्वलीन फंक्शंस में से है। ऐसी एनवायरनमेंट पैदा करें कि लोग अपने मुआशी हालात बेहतर कर सकें और एक अच्छी मईशत के अंदर जिंदगी गुजार सकें, वो इफलास, भूख और तंगदस्ती से निजात हासिल कर सकें। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन। लोगों की जान व माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना स्टेट की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को वो लाइफ की प्रोटेक्शन दे, उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी, उनकी मलकियत, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं या काम हैं या जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में हो, क्राइम कंट्रोल में हो, लोगों का कोई डर, कोई खौफ ना हो, किसी किस्म का कोई इंटरनल, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होने का उनके ऊपर खतरा ना हो। तो ये जिम्मेदारियां भी स्टेट की हैं। जनरल बेनेवोलेंस ऑफ द पीपल। लोगों की आम फलाह बहबूद के काम करना स्टेट की अवली जिम्मेदारियों में से है। प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स। जो लोगों के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट के जो अवलीन फंक्शंस हैं जो अरिस्टोटल इनुमिनेट करता है वो ये हैं। और इसके अलावा अगला फंक्शन जो स्टेट का है दैट इज टू इंश्योर एजुकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तालीम देना और तालीमी अदारे कायम करना ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से है। स्टेट इज द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस बट इट इज द हाईएस्ट नेचुरल एसोसिएशन। वो कहता है कि ये एसोसिएशंस की एसोसिएशंस है, ये एक बहुत बड़ी सुप्रीम एसोसिएशन है जिसके अंदर बाकी बहुत सी छोटी छोटी एसोसिएशंस काम कर रही होती हैं, जिसके अंदर फैमिली है, जिसके अंदर विलेज है, जिसके अंदर ट्राइब है, जिसके अंदर बाकी जितने भी इदारे हैं वो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो ये इस पे बड़ी डिबेट होती है और ये क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा आता है। इसी तरह यही क्वेश्चन है पूरा, ये अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू द प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इलेबोरेट। तो इसमें जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है ये रियलिस्टिक है, ये ग्राउंड रियलिटीज के करीब है, ये आइडियलिस्ट नहीं है। जबकि प्लेटो जो था वो ज्यादा आइडियलिस्ट था, उसने एक ऐसी स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की है या एक ऐसी स्टेट का तस्वर पेश किया है जो मार्ज़ वजूद में नहीं आई, वो एक आइडियल स्टेट थी। लेकिन जो स्टेट अरिस्टोटल बात करता है ये ग्राउंड रियलिटी के करीब है और इस तरह की बहुत सी चीजें और स्टेट्स हम होते हुए देख रहे हैं जिनको जो मार्ज़ वजूद में आई हैं। तो अरिस्टोटल जो है ये रियलिस्टिक है और इसका कॉन्सेप्ट जो स्टेट का वो भी रियलिस्टिक है। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट देता है तो स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब गवर्नमेंट जो है जिसमें जो सॉवरियन है या जिसने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है उसमें वो 3 तरह के लोगों को बताता है, 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं उसके। पहला इस मोनार्की,
दूसरा है अरिस्टोक्रेसी, तीसरा है पॉलिटी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है और ये उसके लाफुल है, ये मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। और उसके बाद ये फिर अगर मोनार्की जो है वो टायरेंट हो जाए तो उसको वो टायरेनी कहता है, और अरिस्टोक्रेसी अगर अपने उन वर्चू से हट जाए तो उसको ओलिगार्ची कहता है, और पॉलिटी अगर अपने प्रिंसिपल से हट जाए तो उसको वो डेमोक्रेसी कहता है। तो इसको तीनों को आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले वो डेमोक्रेसी की बात करता है, और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज द गवर्नमेंट ऑफ द पुअर एंड इग्नोरेंट। गवर्नमेंट की तीनों फॉर्म्स के बारे में अरिस्टोटल अपने ख्यालात का इजहार करता है। डेमोक्रेसी के बारे में अरिस्टोटल कहता है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पुअर एंड इग्नोरेंट। अरिस्टोटल डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता, उसके नज़दीक ये इग्नोरेंट गवर्नमेंट होती है, इसलिए कि अक्सरियत की बुनियाद पर जो हुक्मरान चुन के आगे आएगा वो अक्सरियत जो है वो पॉलिटिकल मसाइल से आगाह नहीं होती, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से आगाह नहीं होती, उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं होती, उनको प्रॉब्लम्स का और उनको इश्यूज़ का पता नहीं होता, इसलिए वो अपने जैसा ही एक हुक्मरान चुन के आगे भेज देते हैं। और पुअर जो है वो इग्नोरेंट होने की वजह से इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं रखते कि वो सही हुक्मरान सेलेक्ट करके भेज सके, वो अपने जैसा ही हुक्मरान चुन के भेज देते हैं। इसलिए वो समझता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और अरिस्टोटल डेमोक्रेसी को इस वजह से पसंद नहीं करता। अरिस्टोटल holds that the best type of government is the rule of one who is virtuous and strongest both for good and for evil in the state. अरिस्टोटल समझता है कि बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट की जो है ये रूल ऑफ वन है या मोनार्की है। मोनार्की के अंदर एक तो वर्च्यूज होते हैं, दूसरा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है। इस वजह से अरिस्टोटल समझता है कि अगर आपने गुड ऑफ द पीपल देखना है तो उसके लिए भी रूल ऑफ वन जो है वो मोस्ट सूटेबल है, और अगर ईवल के खिलाफ फाइट करना है तो ईवल के अगेंस्ट फाइट करना है तो उसके लिए भी स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। तो इसलिए अरिस्टोटल मोनार्की को पसंद करता है, रूल ऑफ वन को पसंद करता है, बिकॉज ऑफ इट्स वर्च्यूज एंड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि मोनार्क ही है जो स्टेट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी दे सकता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, डेमोक्रेसी is the weakest form of government because a majority of the poor and ignorant share it. तो डेमोक्रेसी में क्योंकि तरीक़ा इंतखाब अवामी अक्सरियत की बुनियाद पर होता है और मेजॉरिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर इग्नोरेंट होती है, और वो उस इग्नोरेंस के बायस जो है वो गलत लोग चुन के आगे भेज देती है, तो इसलिए अरिस्टोटल जो है वो डेमोक्रेसी को वीकेस्ट गवर्नमेंट समझता है। ही ऑप्टेड मोनार्की एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ फिलोसोफर किंग। तो उसके नज़दीक मोनार्की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें भी अगर फिलोसोफर किंग चुन लिया जाए जो प्लेटो ने रिकमेंड किया था, तो अरिस्टोटल कहता है कि ये सबसे बेस्ट सूटेबल गवर्नमेंट होगी, मोनार्की विद अ फिलोसोफर किंग। स्लेवरी के बारे में अरिस्टोटल अपने कॉन्सेप्ट बताता है, और स्लेवरी को एज एन इंस्टीट्यूशन वो जस्टिफाई करता है कि स्लेवरी होनी चाहिए। वो कहता है कि स्लेवरी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो वो इसको कंटिन्यू करने की फेवर में है। ग्रीक्स आर सुपीरियर हैंस हैव अ राइट टू कीप स्लेव्स। अरिस्टोटल ये समझता है कि ग्रीक्स बाकी लोगों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, बाकी लोगों को वो इन्फीरियर समझता है ग्रीक्स के मुकाबले में, और वो कहता है कि इसलिए क्योंकि ग्रीक सुपीरियर हैं इंटेलेक्चुअली बाकी लोगों से, तो इसलिए उनको ये राइट है कि वो स्लेव्स रख सकते हैं या स्लेव्स से काम ले सकते हैं। स्लेव्स आर इन्फीरियर टू देयर मास्टर्स इन विजडम, वर्च्यूज एंड रीजन। स्लेव्स जो हैं ये बाकी लोगों से इन्फीरियर हैं, अपने मालिकों से भी इन्फीरियर हैं, वो विजडम में इन्फीरियर हैं, वो वर्च्यूज में इन्फीरियर हैं, वो अकल, दानिश, शऊर उसमें इन्फीरियर हैं। इसलिए वो कहता है कि इन्फीरियर लोग जो हैं
उनको स्लेव किया जा सकता है बाय द इंटेलेक्चुअल पीपल। वार प्रिजनर्स, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ स्लेव्स एंड परचेज्ड पर्सन्स कैन बी एनस्लेव्ड। तो अरिस्टोटल जो सोर्सेज बताता है स्लेवरी के, उनमें जो पहले से गुलाम हैं उनकी औलाद को गुलाम रखा जा सकता है, वार प्रिजनर्स को गुलाम रखा जा सकता है, ऐसे लोग जो जंग में गिरफ्तार हो जाएं उनको प्रिजनर रखा जा सकता है, और ऐसे लोग अगर कोई मार्केट में अपना स्लेव बेच रहा हो तो उसको भी खरीद के स्लेव रखा जा सकता है। तो वो स्लेव्स की कैटेगरीज पे भी बात करता है। फ्री बॉर्न ग्रीक्स कैन नॉट बी एनस्लेव्ड एज दे आर नेचुरली सुपीरियर। जो फ्री बॉर्न ग्रीक्स हैं उनको वो कहता है स्लेव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि वो नेचुरली सुपीरियर हैं और सुपीरियर लोगों को एनस्लेव नहीं किया जा सकता। मेंटली स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स कैन मेक फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज स्लेव्स। तो अरिस्टोटल मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको सुपीरियर समझता है एज कंपेयर टू द फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल, और उसके ख्याल में अगर इंटेलेक्चुअल लोग हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं तो वो जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको एनस्लेव कर लें और कर सकते हैं, और उनको एनस्लेव करके उनसे फिजिकल वर्क या ऐसा काम जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो सकता है उनको इन कामों पे लगाया जा सकता है। स्लेव्स नॉट टू बी ट्रीटेड एज सिटीजन। अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है सिटीजन्स की, उसमें वो स्लेव्स को सिटीजन नहीं मानता और स्लेव्स को वो सिटीजन्स के राइट्स भी नहीं देता। स्लेव्स के अपने राइट्स देने की फेवर में है, स्लेव्स के अपने राइट्स हैं लेकिन वो सिटीजन्स के राइट्स के बराबर नहीं है। When state is in crisis or face aggression, all slaves become soldiers to protect the state। और slaves के जुम्मे ये काम भी है, अगर बाहर से कोई एग्रेशन करे, बाहर से कोई जारहाना अजाइम लेके आए, तो वो तमाम slaves जो हैं दे आर टर्न इनटू द सोल्जर्स, और वो फिर स्टेट के डिफेंस के लिए और स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए एनिमी की फोर्सेस के साथ लड़ते भी हैं। तो उनका एक ये रोल भी अरिस्टोटल डिज़ाइन करता है कि वो ज़रूरत के वक़्त वो फ़ौज के शाना बिशाना जाएं और जाके अपने वतन के दिफा के लिए वो फ़ौज के शाना बिशाना जाके लड़ाई करें। प्रॉपर्टी के बारे में अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें वो प्रॉपर्टी रिटेन करने की फेवर में है, पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी रिटेन करने की फेवर में है। अरिस्टोटल के नज़दीक आम आदमी जो है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की परमिशन है। स्टॉक ऑफ आइटम्स और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के मुताबिक अरिस्टोटल डिफाइंस प्रॉपर्टी एज स्टॉक ऑफ आइटम्स इसेंशियल फॉर अ हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड के लिए लाजमी तौर पर अशिया चाहिए उनको वो प्रॉपर्टी के ज़िम्मे में डिफाइन करता है। और अरिस्टोटल के नज़दीक प्रॉपर्टी की दो टाइप्स हैं, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी एंड नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल मेड बाय हिज एफर्ट्स मस्ट नॉट बी स्नैच्ड। अरिस्टोटल कहता है कि अगर किसी शख्स ने अपनी मेहनत से, अपनी कारकर्दगी से, अपने काम से या अपनी एबिलिटी से कोई प्रॉपर्टी बना ली है तो उसको उस प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा शख्स उसको उसकी मलकियत से महरूम नहीं कर सकता। एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स अ सोर्स ऑफ टेंशन। और अगर ये प्रॉपर्टी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, नीड से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये परेशानी का बायस भी बन जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली आर स्ट्रांगली एंड नेचुरली इंटररिलेटेड। अरिस्टोटल के मुताबिक प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली ये आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं, ये नेचुरली इंटररिलेट करते हैं, स्ट्रांगली इंटररिलेट करते हैं। और प्रॉपर्टी पे जो पोजेशन है वो अरिस्टोटल पूरी फैमिली का समझता है। बेशक वो किसी एक शख्स के नाम पे है, हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे है, लेकिन बेनिफिशियरी तमाम उस प्रॉपर्टी के वो पूरी फैमिली है। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली के इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो अरिस्टोटल के नज़दीक प्रॉपर्टी में और फैमिली में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। प्रॉपर्टी बेशक किसी एक फर्द के नाम पे हो, हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे हो, लेकिन बेनिफिशियरी तमाम फैमिली उसकी होती है, तो इसलिए वो एक प्रॉपर्टी को पूरी फैमिली की मलकियत समझता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स काजेज रेवोल्यूशन। अरिस्टोटल के नज़दीक अगर किसी सोसाइटी के अंदर, किसी समाज के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या दौलत की कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स है, चंद हाथों में है,
तो इससे मुआशरे के अंदर इनइक्वलिटीज़ आती हैं और ये इनइक्वलिटीज़ लीड करती हैं टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन। तो इसलिए अरिस्टोटल फोकस करता है, स्ट्रेस करता है इस बात पे कि मुआशरे में दौलत की तकसीम जो है वो अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, वो मुसावियाना बुनियाद पे होनी चाहिए। हर शख्स को उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए ताकि मुआशरा एज अ होल तरक्की कर सके, डेवलप कर सके। और अगर दौलत चंद हाथों में मरकूज हो जाए तो उससे मुआशरे के अंदर मुश्किलात पैदा होती हैं और ये मुश्किलात फिर लीड करती हैं टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन। अरिस्टोटल प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है और तीनों कैटेगरीज की यूटिलाइजेशन के हिसाब से उनको वो तकसीम करता है, दर्जात में तकसीम करता है। सबसे पहले वो कहता है पर्सनल प्रॉपर्टी है और ये पर्सनल प्रॉपर्टी अगर तमाम लोग इस्तेमाल करें तो इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन उस प्रॉपर्टी की उस सूरत में मुमकिन है जब उस प्रॉपर्टी को तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हों। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर कोई एक शख्स काबिल हो जाता है, वो अकेला शख्स उसको इस्तेमाल करता है, तो वो कहता है कि ये, अरिस्टोटल कहता है कि ये डिक्टेटरशिप है। ऐसा करना डिक्टेटरशिप के ज़िम्मे में आता है कि तमाम लोगों की जॉइंट प्रॉपर्टी हो लेकिन उसका इस्तेमाल रेस्ट्रिक्ट करके एक शख्स तक रख दिया जाए और वो एक शख्स उन वसाइल के ऊपर काबज़ हो जाए, तो ये डिक्टेटरशिप है। तीसरी कैटेगरी में वो जॉइंट प्रॉपर्टी है और वो कहता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी अगर वो तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे इस्तिफादा कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, तो ये कहता है ये कम्युनिज्म है। और वो इसको प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जो नंबर 1 पे है जिसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन है, इस प्रॉपर्टी को अरिस्टोटल पसंद करता है। और तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है जॉइंट प्रॉपर्टी और जॉइंट यूज बाय ऑल, वो इसको एक्सेप्ट भी करता है, रिकमेंड भी करता है और इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन के जिम्मे में भी लाता है। जबकि जो दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है जॉइंट प्रॉपर्टी यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन, अरिस्टोटल इसको पसंद नहीं करता। अब अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, उसके अंदर स्टेट इज द हाईएस्ट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट हाईएस्ट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। पीपल रिजाइडिंग विद इन अ स्टेट आर स्टेट मेंबर्स। तो जो लोग एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं वो स्टेट मेंबर हैं और वो तमाम लोग जो किसी एक स्टेट में रहते हों, अरिस्टोटल उन सबको सिटीजन नहीं मानता, वो सिटीजन चंद लोगों को मानता है। ऑल पीपल रिजाइडिंग इन अ स्टेट आर नॉट सिटीजन। तमाम लोग जो एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं वो तमाम सिटीजन नहीं हैं, वो रेजिडेंट हो सकते हैं, वो सारे सिटीजन नहीं हैं। टू बिकम अ सिटीजन एन इंडिविजुअल शुड पोजेस सम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटीज। सिटीजन बनने के लिए हर इंडिविजुअल के पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर वो सिटीजन बनता है। अरिस्टोटल डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू 2 क्लासेस। तो वो कहता है सोसाइटी में 2 क्लासेस हैं। दोज हैविंग द क्वालिटी टू रूल, एक वो लोग हैं, वो तबका है जिसमें ये एबिलिटी है कि वो हुक्मरानी कर सकते हैं, वो रूल कर सकते हैं। और दूसरा तबका वो है जो लेबर और वर्किंग क्लास है। तो सोसाइटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अरिस्टोटल के मुताबिक एक सेगमेंट सोसाइटी का वो है जो रूलिंग क्लास है, उसकी अलग क्वालिटीज़ हैं, और एक तबका है जो लेबर है या वर्किंग क्लास है, उसके अलग से एट्रीब्यूट्स हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, फॉलोइंग आर नॉट सिटीजन ऑफ द स्टेट। अरिस्टोटल के नज़दीक सिटीजन या तो बाई बर्थ हो सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो सिटीजन के ज़िम्मे में काउंट नहीं करता। उनमें सबसे पहले जो स्लेव्स हैं, दे आर नॉट सिटीजन। लेबरर्स आर नॉट सिटीजन, विमेन आर नॉट सिटीजन, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, वो कहता है दे आर नॉट सिटीजन। वो अडल्ट को सिर्फ सिटीजन मानता है, जो चिल्ड्रन है उनको नहीं मानता। फिर आखिर में ओल्ड, मेंटल एंड फिजिकली इनकैपेसिटेटेड, वो इनको भी सिटीजन नहीं मानता। तो अरिस्टोटल के नज़दीक सिटीजन सिर्फ वो है जो बॉर्न है और जो मेल है, अडल्ट है और वो फिजिकली फिट है, उसको सिर्फ वो सिटीजन मानता है। तो उसकी सिटीजन की डेफिनेशन बहुत नैरो है। अब एजुकेशन के बारे में जो अरिस्टोटल की फिलॉसफी है, उसमें अरिस्टोटल बिलीव्स दैट द स्टेट रिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। अरिस्टोटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस देता है, वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है
वो समझता है कि एजुकेशन किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है. डेवलपमेंट एंड ग्लोबल प्रोमिनेंस लाइज इन एजुकेशन. एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ए नेशन. ह्यूमन रीजन इज इन नीड ऑफ ट्रेनिंग. तो फोकस करता है अरिस्टोटल, वो इस चीज पे करता है कि जो ह्यूमन रीजन है, जो अकल है, जो शऊर है, जो जहन है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है. और ट्रेनिंग के बगैर ये अपना परफॉर्मेंस लेवल अटेन नहीं कर सकता. ये ऑप्टिमम लेवल अपना उस वक्त तक अटेन नहीं कर सकता जब तक इसको ट्रेन ना किया जाए. क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रीजन इन ह्यूमन माइंड इज नेचुरल, बट इट्स ट्रेनिंग एंड पॉलिशिंग इज मस्ट. ये नेचुरल है. क्वालिटी और क्वांटिटी रीजन की ह्यूमन माइंड के अंदर ये नेचुरल है. जो शख्स पैदा हुआ है वो कुछ ना कुछ अकल लेके पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ शऊर लेके पैदा हुआ है. उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको ट्रेनिंग कितनी दी गई है और उसके टैलेंट को कितना पॉलिश किया गया है. अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाए और उसकी क्वालिटीज को पॉलिश कर दिया जाए तो वो एक्सेल कर सकता है, और अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वो बेयर मिनिमम लेवल पे रह के काम करेगा. इट इज पॉसिबल थ्रू अ प्लान्ड एजुकेशनल सिस्टम. तो अरिस्टोटल कहता है कि ह्यूमन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रीजन कैन बी पॉलिश्ड विद प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम. कि एक अगर एजुकेशन का सिस्टम प्लान हो तो उससे हम लोगों के रीजन को और लोगों की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रीजन को हम एनहेंस कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग एंड पॉलिशिंग इट. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. अरिस्टोटल एजुकेशन को 3 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है. पहली स्टेज इज चाइल्डहुड एजुकेशन, दूसरी स्टेज एथिकल एजुकेशन अप टू अडल्टहुड, और तीसरी एजुकेशन को वो हायर एजुकेशन का नाम देता है. एजुकेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट. ये अरिस्टोटल के मुताबिक ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करे. ये स्टेट का फंक्शन है कि वो लोगों को एजुकेट करे. ये स्टेट का फंक्शन है कि वो कैरिकुलम बनाए और उसके बाद लोगों को उस कैरिकुलम के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग करे और उनको एजुकेशन दे. स्टेट शुड आइडेंटिफाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स टू गेट हायर एजुकेशन. अरिस्टोटल सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्ट करता है, बाकियों को वो पहली 2 स्टेजेस के बाद वो फिर अगले एजुकेशन के दरवाजे उन पर बंद कर देता है और कहता है कि वो लोग अब बाकी जाके दूसरा नस्ब व नस्ल संभालें. हायर एजुकेशन सिर्फ उन लोगों को हो जो इंटेलिजेंट ग्रुप में से बिलोंग करते हो. अरिस्टोटल्स एजुकेशन मॉड्यूल के 3 जो स्टेजेस हैं उसमें पहली स्टेज जो है वो 1 साल से 13 साल की है. इसमें क्रिएटिव स्टोरीज इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर मोरालिटी. इसमें क्रिएटिव स्टोरीज उसको सिखाई जाए और मोरालिटी उसको इनकलकेट की जाए, और उसमें 10 साल की एज के बाद इसको फिर म्यूज़िक सिखाया जाए. और म्यूज़िक ये वही है जो हमने पहले प्लेटो में पढ़ा था. इसका मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर वो तमाम ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जो उसके मेंटल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है. 13 साल से 21 साल की उम्र के लिए एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स एंड नॉलेज ऑफ फिगर्स ये पढ़ाई जाए, और 21 साल से ऑनवर्ड उसको फिलॉसफी, फिजिक्स, मेडिसिन और दूसरी साइंसेस पढ़ाई जाए. तो अरिस्टोटल के नज़दीक ये 3 स्टेजेस हैं. 21 साल से ऊपर वाली जो स्टेज है इसको वो हायर एजुकेशन का नाम देता है. अरिस्टोटल डिनाइज हायर एजुकेशन टू फीमेल्स. अरिस्टोटल पहली 2 स्टेजेस पे ख्वातीन को एजुकेशन देने की फेवर करता है, और तीसरी स्टेज जो है वो कहता है कि ये ख्वातीन के लिए नहीं है. तो इस तरीके से ख्वातीन के लिए वो 3rd स्टेज में एजुकेशन के दरवाजे बंद कर देता है. फीमेल टू गेट एजुकेशन ऑफ फर्स्ट 2 stages only. Aristotle does not allow slaves to get education. वो slaves के एजुकेशन हासिल करने के खिलाफ है. वो slaves को सिर्फ फिजिकल वर्क तक रखना चाहता है और वो उनको एजुकेशन दे के किसी और स्टेज पे नहीं ले जाना चाहता, और वो उनको फोकस करता है उनकी फिजिकल बिल्टअप के ऊपर. Aristotle's education system gives various classes in the society. पहली स्टेज ये है कि जो फेल हो जाएं फर्स्ट स्टेज पे और सेकंड स्टेज पे वो वर्किंग क्लास की तरफ चले जाएं और वर्किंग क्लास में मिले. दोज हु पास सेकंड स्टेज बट नॉट ऑब्टेन्ड हायर एजुकेशन. जो सेकंड स्टेज तो पास कर लें लेकिन इतने इंटेलिजेंट ना हो
कि उनको थर्ड स्टेज में पढ़ाने के लिए रिकमेंड किया जाए तो वो स्टेट सर्वेंट बन जाए, और जो फाइनल स्टेज है जो उसमें से पास हो वो रूलर क्लास में चले जाएं। तो इस तरह वो सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अरिस्टोटल कहता है कि मेजर ऑफ द गुडनेस और जस्टनेस ऑफ द स्टेट इज इट्स कैपेसिटी टू सर्व द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। कि किसी स्टेट की गुडनेस या जस्टनेस, इंसाफ पसंदी या उसकी अच्छाई का म्यार ये है कि वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए कितना काम करती है, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो लोगों की वेलफेयर के काम कर सके। इससे मेजर होता है कि एक स्टेट जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी इंसाफ पर मबनी है। इट इज़ बैड इट इफ सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ रूलर्स। तो यहाँ पे अरिस्टोटल बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि अच्छी स्टेट वो है जो लोगों की फलाह बहबूद के काम करती है, लोगों के इंटरेस्ट के काम करती है, लोगों की भलाई के काम करती है। और बुरी स्टेट वो है जो सिर्फ रूलर के या हुक्मरान के मुफादात की बात करे या मुफादात के लिए काम करे, उसको वो बुरी गवर्नमेंट कहती है। कॉन्स्टिट्यूशंस विच कंसिडर द कॉमन इंटरेस्ट आर राइट कॉन्स्टिट्यूशंस। इसी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशंस, आइन जो आम आदमी की भलाई की बात कर रहे हैं वो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। दोज कॉन्स्टिट्यूशंस विच कंसिडर ओनली द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द रूलर आर ऑल वॉर। जो कानून, जो आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूलर्स के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे, उनके ज़ाती इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे, वो बुरे कानून हैं और वो बुरे आइन समझे जाते हैं। A constitution is the basic law determining the allocation of power within the state as well as the distribution of right and rewards. अरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। वो कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो किसी भी स्टेट के अंदर पावर एलोकेट करता है कि किसके पास कौन सी पावर होनी चाहिए। ये राइट और रिवॉर्ड्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पेल करता है किस ऑर्गन के पास कितनी पावर होनी चाहिए, किस फर्द में कितनी पावर होनी चाहिए, किसकी क्या राइट्स हैं और किसकी क्या ड्यूटीज हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। किसको कौन सा रिवॉर्ड मिलना है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि ये बेसिक लॉ होता है किसी भी स्टेट का, जिसके अंदर पावर शेयरिंग का फार्मूला होता है, जिसमें रिवॉर्ड्स के फार्मूले होते हैं, जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। तो अरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा प्रेस्टीज अटैच करता है इसके साथ। The constitution of the state will depend upon how well the constitutional allocation reflect the composition of the citizen body. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छाई या सक्सेस या उसकी कामयाबी का राज इस पे होता है कि वो अपने इख्तियारात किस तरीके से एलोकेट करता है अमंग द सिटीजन। क्या इख्तियारात कंसंट्रेट कर रहे हैं एक शख्स में, क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी में, क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं एक इलाके में, या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अमंग द सिटीजन्स। तो इस पे किसी भी स्टेट की कामयाबी का दारोमदार है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स किस तरीके से एलोकेट हो रही हैं। अब एक और उसकी बड़ी प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, और इस पे भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जस्टिस विल बी अचीव्ड if rewards are distributed and if power is exercised on the basis of contribution made to the community. अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होनी है तो अरिस्टोटल कहता है कि इंसाफ उस वक्त लोगों को मिलेगा जब उनके रिवॉर्ड्स जो किसी को भी देने हैं वो उसका क्राइटेरिया ये हो कि उसने और वो कंट्रीब्यूशन कितना किया है किसी ने कम्युनिटी की तरफ। रिवॉर्ड इस पे मबनी होने चाहिए कि किसी शख्स की उस स्टेट में उसकी जो प्रोग्रेस है उसके अंदर उसने कितना किरदार अदा किया है, उसका कंट्रीब्यूशन किया क्या है, इसके ऊपर रिवॉर्ड देने चाहिए। उसकी कारकर्दगी के ऊपर रिवॉर्ड देने चाहिए कि उसने अपनी कम्युनिटी के लिए कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसके ऊपर उसको रिवॉर्ड मिलने चाहिए। सिंस men don't contribute equally, the exercise of power and the receipt of reward will also be unequal. क्योंकि अफराद एक जैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते, किसी की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो इसलिए
पावर में शेयर भी उस कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे मिलना चाहिए और उसको रिवार्ड भी उसकी कारकर्दगी के ऊपर मिलना चाहिए। तो इस तरह अफराद को मिलने वाले रिवार्ड और उनको मिलने वाली पावर ये एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि कारकर्दगी की बुनियाद पे होनी है। तो जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी उसको ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसकी कारकर्दगी कम होगी उसको कम रिवॉर्ड मिलेगा और कम पावर मिलेगी। Claim to political right must be based on the ground of contribution to the elements which constitute the being of the state. अगर political rights की बात करनी है या political power की बात करनी है तो इसकी बुनियाद ये होनी चाहिए कि जिसने कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है स्टेट की तरफ, स्टेट को डेवलप करने की तरफ, तो उसको ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए और जिसकी कंट्रीब्यूशन कम है उसको कम राइट्स मिलने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में अरिस्टोटल कहता है कि सिंस नो क्लास हैज अ राइट टू बी सॉवरेन, द पोजीशन ऑफ सॉवरेन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अगर क्लास कोई ऐसी नहीं है, ये राइट किसी को नहीं दिया जा सकता, किसी एक क्लास को नहीं दिया जा सकता कि वो सोसाइटी में सॉवरेन हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में फिर बेहतर ये होगा कि सॉवरेनिटी की पोजीशन जो है वो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि लॉ को सॉवरेन बना दें, लॉ को सुप्रीम बना दें। अ कॉन्स्टिट्यूशन is presumed to be not only the basic law determining governmental structure and allocation of power, but also reflection of the way of life of the citizens. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है that must be then कि उसके अंदर एक तो एलोकेशन ऑफ पावर दी हुई हो जिसमें डिटरमिन किया गया हो कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा और किसके क्या इख्तियारात होंगे और उसको अकॉर्डिंगली पावर एलोकेट कर दी जाए। और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसके अंदर कि हमारे सिटीजन्स जो हैं उनका वे ऑफ लाइफ क्या होगा, उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें अरिस्टोटल कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स प्राइमरीली अ लीगल एंड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑफिसेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो बुनियादी तौर पर आइन वो बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है या पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसके अंदर वो तमाम अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की लिखी होती है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी लिखी होती है कि कौन सा इदारा कौन सी पावर एक्सरसाइज करेगा, कौन सी अथॉरिटी कितनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होनी चाहिए। The best practicable stage must be based upon a balance of democratic and oligarchic principles. Such a state, the polity or constitutional state will not be ideal. तो उसकी पहली जो हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बात की थी तो उस पे भी उसने यही कहा था कि ये ओलिगार्चिक प्रिंसिपल्स या उसमें मोनार्की जो है वो उसके और उसमें फिलोसोफर किंग की बात उसने की थी वो बेहतरीन होगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वो पॉलिटी को अच्छा नहीं समझता, डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं समझता, वो मोनार्की की फेवर में है। देयर आर टू कंटेंडेड फोर्सेज इन द सोसाइटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो दो ही मुतमईन नज़र हो सकते हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी। और इसमें बहुत बहस होती है कि क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए या क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके बारे में अरिस्टोटल कहता है कि क्वालिटी में जो चीज़ें आती हैं वो वेल्थ, बर्थ, सोशल पोजीशन और एजुकेशन है, ये क्वालिटेटिव चीज़ें होनी चाहिए। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें नंबर, द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये होना चाहिए। तो उसमें दोनों के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर वो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बात कर रहा है। अ स्टेट डोमिनेटेड बाय आइदर ऑन द वन विल बी बैड स्टेट, टू फोर्सेस। अब इसमें अ स्टेट डोमिनेटेड बाय आइदर ऑन द वन विल बी बैड स्टेट। अब इन दोनों में क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर एक चीज डोमिनेट कर रही है, क्वालिटी कर रही है या क्वांटिटी कर रही है, इन दोनों में से कोई एक चीज डोमिनेट कर रही है तो अरिस्टोटल के नजदीक वो एक बैड स्टेट होगी। अरिस्टोटल चाहता है कि दोनों का बैलेंस हो और वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक बैलेंस के साथ मुआशरे में मौजूद रहें। द टू फोर्सेस कैन नाइदर बी रिमूव्ड नॉर इग्नोर्ड। इन दोनों में से किसी एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना मुआशरे से उसको रिमूव कर सकते हैं। द बेस्ट प्रोसीजर इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो सबसे बेहतर ये है कि एक बैलेंस जो है वो इनके अंदर स्ट्राइक किया जाए। एवरी स्टेट हैज 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। हर स्टेट के अंदर 3 तरह के लोग मौजूद होते हैं।
रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास। 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें उमरा भी होंगे, उसमें गरीब लोग भी होंगे और उसमें मिडिल क्लास भी होंगे। रिच हैव टू मेनी एडवांटेजेस एंड अनविलिंग टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन दे नो हाउ टू कमांड। जो रिच हैं उनके पास बहुत से एडवांटेजेस होते हैं और वो कभी डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी लॉ को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो उनकी कोशिश होगी कि वो आइन से और कानून से और डिसिप्लिन से मावरा हों। दे नो हाउ टू कमांड। ये वो लोग हैं जिनको ये इल्म है कि उन्होंने कमांड कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करना है। देन इज पुअर, अंडरस्टैंड, ओबीडियंट एंड आर जेलस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यू। दे लिसन टू डेमागॉग्स हु प्रॉमिस to redistribute the wealth and lead them to revolution। दूसरी तादाद जो है वो पुअर लोगों की है और ये पुअर जो है इनको सिर्फ अताअत करनी आती है। ये दूसरों की अताअत कर सकते हैं, ये ओबीडियंस दे सकते हैं, ये ओबीडियंस देने में बहुत अच्छे होते हैं। ये दूसरों की प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा हसद करते हैं, जेलस होते हैं। ये उमरा की प्रॉपर्टी से जेलस होते हैं और इनके अंदर फितरतन एक ऐसी बात है कि ये डेमागॉग्स को लिसन करते हैं। ये शोबदाबाज किस्म के, तकरीरबाज किस्म के जो लीडर हैं, जो इनके जज्बात को मुश्तिल करके इनको किसी एक लाइन पे लगा देते हैं, ये उनके नरगे में आ जाते हैं। ये डेमागॉग्स के पीछे लग जाते हैं। हु प्रॉमिस टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड लीड देम टू रेवोल्यूशन। वो इनको इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं कि हम दौलत जो है वो उमरा से लेके वो राबा में बांट देंगे, या हम जो है वो एक रेवोल्यूशन ले आएंगे जिसमें गरीब जो हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे और अमीर जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह के ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और गरीब तबका जो है इनके सुहाने ख्वाबों में आ जाता है। तो इस तरह वो डेमागॉग्स को इलेक्ट कर लेते हैं। देन इज द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इज मोर इंक्लाइंड टू रीजन एंड विल नेवर इंटरफियर विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिडिल क्लास जो है ये ज्यादा शऊर के साथ चलती है, रीजन के साथ चलती है, लॉजिक के साथ चलती है और ये कभी इंटरफियर नहीं करेगी गवर्नमेंट के मामलात में। और ये वो लोग हैं जो मोर और लेस इंतज़ामिया के अंदर होते हैं, मिडिल कैडर के अंदर होते हैं और ये हालात को बदलना भी नहीं चाहते और ये उन हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अरिस्टोटल सजेस्ट the necessity of a modest property qualification for voting to restrain number of those in whom power resides। तो अरिस्टोटल कहता है कि अगर आपने वोटिंग का इख्तियार देना है, वोट का हक देना है, तो उसके लिए आपको जो कंडीशंस लगानी चाहिए उनमें प्रॉपर्टी की कंडीशन लगा देनी चाहिए ताकि वो लोग जिनके स्टेक्स हैं वो जब डिसाइड करने लगे कि पावर किसको देनी है तो वो सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स वाबस्ता होने चाहिए गलत फैसले से। और वो इसलिए गलत फैसला नहीं करेंगे कि उनके अपना इंटरेस्ट इसमें है कि वो सही फैसला करें ताकि उनके हुक्मरान सही आए। तो वो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है या जिनके स्टेक्स हाई हैं उनको वो समझता है कि वोट देने का हक होना चाहिए। बाकी तमाम सिटीजन जो हैं जिनके स्टेक्स नहीं हैं या जो प्रॉपर्टी होल्डर्स नहीं हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं देता। अब अरिस्टोटल प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। अरिस्टोटल कंसिडरेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन एंड द प्रिकॉशन टू बी टेकन टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। वो कहता है कि रेवोल्यूशन की कॉजेज क्या हैं और ये रेवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से आता है और एक स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए कि एक स्टेट स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए वो प्रपोजल देता है। इफ वी नो हाउ टू डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन वी आल्सो नो हाउ टू प्रिजर्व इट। अगर हमें ये इल्म है कि हमने आइन को तबाह कैसे करना है और अपनी हरकतों से जब हम आइन को तबाह करते हैं तो हमें पता होता है कि आइन कैसे तबाह होता है। अगर हमें ये पता है कि आइन कैसे तबाह होता है तो हमें ये भी पता है कि आइन जो है वो प्रिजर्व कैसे होता है। तो हमें आइन प्रिजर्व करना चाहिए, आइन की हिफाजत करनी चाहिए। जनरल प्रिंसिपल मस्ट बी सेफ गार्ड इन आइदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ ग्राउंड अगेंस्ट लॉलेसनेस। आइन के अंदर बड़े असूल तय कर लिए गए हैं। जो आइन के अंदर प्रिंसिपल्स तय कर लिए गए हैं उन प्रिंसिपल्स को हर हाल में सेफ गार्ड करना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए। और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर इससे लॉलेसनेस क्रिएट होगी। ये एक ग्राउंड बन जाएगा लॉलेसनेस के लिए। और इस लॉलेसनेस को रोकने के लिए हमें यह करना है कि जो आइन के अंदर प्रिंसिपल्स तय हो गए हैं हमने
उसको हमने पूरा करना है। उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो भी वो पूरा हो, जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं वो भी पूरी हो। अगर आइन पे अमल दरामद हो और तमाम लोगों के लिए हो तो उससे लॉलेसनेस का खतरा कम हो जाएगा। Each element of the civic body must be protected in those benefits, honors and privileges to which he is entitled. तो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आइन के अंदर दिए हुए हैं, जो बेनिफिट्स आइन के अंदर दिए हुए हैं, जिन जिन लोगों के लिए वो दिए हुए हैं, उन लोगों के वो बेनिफिट्स, वो ऑनर्स, वो प्रिविलेज प्रोटेक्ट होने चाहिए ताकि लोग उस आइन से मुत्तफिक हों, उस आइन से लोग मुतमईन हों कि उनको उनके हकूक मिल रहे हैं। तमाम लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि आइन के अंदर जो प्रिविलेजेस उनको दिए हुए हैं वो हर सिटीजन को और हर शख्स को वो मिल जाए। No element of the citizenry should be permitted to predominate to the degree that others become dangerously resentful. किसी एक शख्स को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो तमाम मामलात पे प्रीडोमिनेट कर जाए, तमाम मामलात पे छा जाए, इतना ताकतवर हो जाए कि तमाम मामलात वो उसको अपने हाथ में ले ले। इससे दूसरों के हकूक तलफी होती है और दूसरों की हक तलफी होती है और ये एक डेंजरस ट्रेंड बन जाता है फिर अगर कोई एक शख्स दूसरों की हक तलफी करने लग जाए। रूलर मस्ट नॉट बी परमिटेड टू यूज ऑफिसेज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। हुक्मरानों को वो दफातर जिनमें वो काम करते हैं, जो अथॉरिटी जहां बैठ के वो काम करते हैं, उनको वो ऑफिसेज, वो अथॉरिटी, वो डेजिग्नेशन अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। Masses are less offended at being excluded from public office than they are by the knowledge that their representative are embezzling funds. लोग अगर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए पब्लिक ऑफिसेज से, सरकारी कारोबार से, सरकार की फैसला साजी से, तो उनको बुरा लगता है, वो ऑफेंड होते हैं। लेकिन ज्यादा ऑफेंड किस बात से होते हैं? अगर उनको ये पता चले कि उनके हुक्मरान करप्ट हैं और वो फंड्स एम्बेजल कर रहे हैं, वो उनके टैक्सेस इवेट कर रहे हैं, वो अयाशियां कर रहे हैं गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर, तो इससे उनमें ज्यादा ऑफेंडेड होते हैं और इनसे ज्यादा नफरत होती है फिर उनको। तो हुक्मरानों को अपने डेजिग्नेशंस, अपनी अथॉरिटी इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि वो पब्लिक फंड्स एम्बेजल करें या वो दौलत अमैस करने पे लग जाएं या वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं। इससे लोगों में उनके खिलाफ नफरत बढ़ जाती है। इन डेमोक्रेसीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिच मस्ट बी गार्डेड, इन ओलिगार्चीज द वेलफेयर ऑफ द पुअर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो डेमोक्रेसी में नॉर्मली जो अरिस्टोटल का ख्याल है कि ये आम लोगों की हुकूमत होती है, पुअर की गवर्नमेंट होती है, और पुअर में एक जेलसी भी है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द रिच पीपल। तो इसलिए जब उनकी हुकूमत आती है, डेमोक्रेसीज आती हैं, तो वो रिच पीपल से रिवेंजफुल होती हैं। तो उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह ओलिगार्ची में जब अरिस्टोक्रेसी जो है या नोबेलिटी जो है वो अपने ज़ाती मुफादात में लग जाती है, तो वो अवाम के मुफादात को और उसकी वेलफेयर को भूल जाती है। तो उसने कहा था कि अगर ओलिगार्ची है तो वहां पे पुअर्स की वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब द लास्ट वन इज अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट। अरिस्टोटल किसको आइडियल स्टेट कहता है और उसकी आइडियल स्टेट क्या है? एस्पायरेशन ऑफ द स्टेट शुड कन्फर्म टू दोज ऑफ द सिटीजन्स। जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अवाम की ख्वाहिशात हैं या अवाम की एस्पायरेशंस हैं, तो स्टेट्स जो है वो उनको कंफर्म करे, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक चले, तो वो एक अच्छी स्टेट होगी, एक आइडियल स्टेट होगी। एस्पायरेशन ऑफ द स्टेट शुड कंफर्म टू दोज ऑफ द सिटीजन्स। तो जो स्टेट की एस्पायरेशंस हैं वो अवाम की एस्पायरेशंस भी वही हो। दोनों की एस्पायरेशन जब एक होंगी, एक पेज पे होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, तो वो एक आइडियल स्टेट होगी। Consequently, the form of the constitution must reflect the good life of the individual. तो नतीजतन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो अवाम नास की एक बेहतरीन लाइफ के लिए होगा। The ingredients of good life are threefold. तो उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक एक्सटर्नल गुड जिसमें मटीरियल पोजेशन है, जिसमें आम फलाह बहबूद है, जिसमें मटीरियल गेन्स है, जिसमें मटीरियल डेवलपमेंट है। उसके बाद गुड ऑफ द बॉडी जिसमें फिजिकल कंडीशंस हैं, और तीसरी गुड ऑफ द सोल जो मोरालिटी है। तो तीन हिस्सों में इसकी गुड लाइफ को उसने अरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक्सटर्नल गुड, गुड ऑफ द बॉडी एंड गुड ऑफ द सोल। अरिस्टोटल कहता है कि द साइज ऑफ द स्टेट शुड बी मैनेजेबल, नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। लोकेशन ऑफ द स्टेट शुड बी सेफ फ्रॉम मिलिट्री एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू,
नेवल फोर्स मस्ट बी एडुकेट टू डिफेंड, बट नेवल फोर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बॉडी पॉलिटिक्स। तो वो फौज को वो बॉडी पॉलिटिक्स के में शामिल होने से रोकता है कि एक तो स्ट्रॉन्ग नेवी होनी चाहिए ताकि वो मुल्क का दिफा कर सके। फंक्शंस ऑफ द स्टेट में अरिस्टोटल लिखता है स्टेट टू परफॉर्म फॉलोइंग 6 फंक्शंस। वो 6 फंक्शंस ऐसे हैं जो कुल्लुहुम वो स्टेट की जिम्मेदारी लगाता है। एक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसलिए कि वहाँ से फूड आना है, वहाँ से जिन्स आनी है, वहाँ से लोगों की फीड होना है लोगों ने। अगर एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा तो स्टारवेशन होगी, लोगों को खाने को कम मिलेगा और स्टारवेशन में फिर हंगर होगी तो लोग फिर हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर वो कहता है कि ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होना चाहिए। देन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, डिफेंस, ऑब्वियसली स्टेट को डिफेंड करना है, ये गवर्नमेंट का एक लाजमी फंक्शन है। लैंड ओनरशिप, रिलीजन एंड गवर्नमेंट सर्विस, ये 6 काम हैं वो कहता है कि ये स्टेट्स को परफॉर्म करने चाहिए। देन इज फार्मिंग, मैकेनिक्स एंड कमर्शियल परसूट्स मस्ट बी द वर्क ऑफ a separate and lower class. Farming, mechanics and commercial pursuits must be the work of the separate and lower class. तो जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, या जो लेबर का काम है, या जो क्राफ्टिंग है, या जो नई नई चीज़ें बनानी है या प्रोडक्शन करनी है, ये लोअर क्लासेस का काम होना चाहिए, ये लेबर क्लास का काम है। द हायर फंक्शंस, डिफेंस, रिलीजन, गवर्नमेंट सर्विस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय सिटीजन्स। तो जो पहले वाले जो काम है ये वो कहता है ये स्लेव्स के जुम्मे होने चाहिए। फार्मिंग, मैकेनिक्स एंड कमर्शियल परसूट मस्ट बी द वर्क ऑफ ए सेपरेट एंड लोअर क्लास, ये वो कहता है स्लेव्स के पास होने चाहिए। और हायर फंक्शंस जो हैं जिसमें डिफेंस है, जिसमें रिलीजन है, जिसमें गवर्नमेंट सर्विस है, मस्ट बी परफॉर्म बाय सिटीजन, ये सिटीजन को करने चाहिए। बट नॉट ऑल 3 ऑफ द सेम सिटीजन आर एंड नॉट ऑल मैन आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल फंक्शन। लेकिन ये तीनों काम जो डिफेंस का है, रिलीजन का है या गवर्नमेंट सर्विस का है, ये तीनों काम किसी एक शख्स के पास नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट सिटीजन्स हों जिनको ये काम सौंपे जाएं। मोर प्रेफरेबली अरिस्टोटल सजेस्ट करता है डिफेंस जो है ये यंग लोगों पे पास हो, क्योंकि इसमें बहादुरी दिखानी है, तेजी दिखानी है, इसमें पावर दिखानी है। गवर्निंग मिडिल क्लास के पास हो और रिलीजन एज्ड पीपल के पास हो, जिनमें विजडम हो, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी हो, अप्स एंड डाउन्स देखे हो, नशे व फराज देखे हो, तो उनके ज़िम्मे रिलीजन का काम होना चाहिए। तो इस तरीके से अरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफेंस टू द यंग पीपल, गवर्निंग टू द मिडिल एजेस एंड रिलीजन टू द एज्ड पीपल। अब इसी तरीके से अरिस्टोटल एक आइडियल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की भी सजेशन देता है। सम लैंड भी कम्युनली ओन्ड टू प्रोवाइड सप्लाई सिस्टम टू द सिटीजन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो जमीन का कुछ हिस्सा जो है जो कम्युनली ओन्ड हो, जो सबकी मलकियत हो। द रिमेनिंग लैंड शुड बी प्राइवेटली ओन्ड, और बाकी जमीन जो है वो प्राइवेटली लोगों के पास हो। ईच ओनर टू हैव 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड, वन नियर द सिटी एंड अदर इन द फ्रंटियर एरिया। एक शहर में हो और एक फ्रंटियर एरिया में हो, जहां बैठ के वो अपनी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज या इस तरह की एक्टिविटीज कर सकता हो। स्पेशल एस्पेक्ट इसके ये हैं आइडियल स्टेट के, ओबीडियंस मस्ट बी टॉट, कि लोगों को ये सिखाया जाए कि ओबीडियंस कैसे देनी है, लॉ को कैसे ओबीडियंस देनी है, स्टेट को कैसे ओबीडियंस देनी है, हुक्मरानों को कैसे ओबीडियंस देनी है। तो लोगों को ओबीडियंस सिखाई जाए। मैरिज शुड बी रेगुलेटेड, सरकार रेगुलेट करे मैरिज को। बेस्ट एज ऑफ मैरिज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन टू बी प्रोड्यूस्ड इज 37 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 ईयर्स ऑफ विमेन। अरिस्टोटल का कहना यह है कि आइडियल एज मर्द के लिए एक अच्छी और सेहतमंद औलाद पैदा करने की 37 ईयर्स है, और खातून के लिए ये 18 साल है। टू लार्ज फैमिली टू बी अवॉइडेड, बड़े खानदानों की वो मुखालफत करता है। उसने कहा कि खानदान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, बच्चे उतने ही होने चाहिए जितने पेरेंट्स उनकी निगहदाश्त कर सकते हैं, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ही बेहतर निगहदाश्त कर सकेंगे। इन्फेंट शुड बी गिवन मच मिल्क एंड लिटिल वाइन, बच्चों को ज्यादा दूध की पे उसकी परवरिश होनी चाहिए ताकि वो स्टाउट हो, बिल्ड अप हो। दे शुड बी कंपेल्ड टू एक्सरसाइज एंड शुड बिकम अकस्टम्ड टू कोल्ड, उनको एक्सरसाइजेस कराई जाए ताकि वो फिजिकली स्टाउट हो, और इस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाए कि वो सर्दी से बचने के लिए उनका जिस्म जो है वो उनमें वो मुदाफियत पैदा कर सके। एसोसिएशन विद स्लेव्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, स्लेव्स के साथ एसोसिएशन नहीं रखनी चाहिए। स्लेव एक खास मेंटेलिटी के लोग होते हैं,
अगर सिटीजन्स को और बच्चों को उन स्लेव्स के साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करने दिया जाए तो उससे उनकी जहनी नशो नमा में फ़र्क पड़ेगा और उसमें वो गुलामाना जहनीत की चीज़ें आ जाएंगी। केयरफुल सुपरविजन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ बैड लैंग्वेज। आदाब सिखाने चाहिए बच्चों को, वो फाउल लैंग्वेज यूज़ ना करें, बैड लैंग्वेज यूज़ ना करें। अर्ली ट्रेनिंग इज फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड गुड हैबिट्स। तो जो पहली इब्तदाई तालीम है बच्चों को वो देनी चाहिए कि उनकी फिजिक कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है और उनमें अच्छी आदतें कैसे डेवलप करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी पे बातचीत की। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह थॉमस हॉब्स पे होगा। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।